प्यारे बच्चों, आज हम गुरुत्वाकर्षण पाठ के अंतर्गत बलों के विभिन्न प्रकार और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। इस बल की खोज सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी, जिन्होंने वृक्ष से नीचे गिरते हुए सेब को देखने पर यह विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर किसी बल के कारण आकर्षित करती है और इसी बल को आगे जाकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। अब आता है बल अर्थात फोर्स। बल वह कारक है जो किसी भी रुकी हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है अथवा किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए अथवा उसकी गति को तेज करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, उसे ही बल कहते हैं। कक्षा 8वीं में भी हम बल के कई प्रकार देख चुके हैं। उसमें पहला आता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल, यदि हम किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं तो उसके द्वारा हमें यांत्रिक बल, घर्षण बल और अनुपयुक्त बल दिखाई देते हैं। जबकि असंपर्क बल ऐसा बल होता है जो वस्तु के संदर्भ में या वस्तु के संपर्क में न आने पर भी हमें उस चीज़ का प्रभाव देखने को मिलता है। उसका प्रकार है गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। तीसरा जो बल का प्रकार है वो होता है संतुलित बल, और संतुलित बल का मतलब होता है कि दोनों दिशाओं से यदि समान रूप से बल लगाया जाता है तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। चौथा जो प्रकार है वह है असंतुलित बल, यानी एक तरफ बल का प्रमाण ज़्यादा होगा या परिमाण ज़्यादा होगा और दूसरी तरफ बल का परिमाण कम होता है। अब आते हैं हम न्यूटन के नियमों पर। न्यूटन के नियमों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। न्यूटन का गति विषयक जो पहला नियम है, उस नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा जो नियम है वह है किसी भी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है, अर्थात बल F बराबर m×a। तीसरा जो बल है, न्यूटन का तीसरा बल जो है वो एक्शन और रिएक्शन वाला नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब है वृत्ताकार गति और अभिकेंद्री बल। जैसा कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि यदि हम एक रस्सी से के एक सिरे पर पत्थर को बांधते हैं और दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर यदि हम उसे घुमाने का प्रयास करते हैं तो जब तक हम उस रस्सी को पकड़ के रखते हैं तो पत्थर अपने वृत्त और उस पत्थर की ओर वह केंद्र की दिशा में बल कार्य करता है, और जब पत्थर को छोड़ दिया जाता है तो उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में पत्थर फेंका जाता है और वह उस वेग की दिशा होती है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, नीली जो तीर का निशान है वो वृत्त के केंद्र की दिशा को निर्धारित करता है, जबकि लाल तीर का निशान जो है वह स्पर्श रेखा को प्रदर्शित करता है, और इसी गति को वृत्ताकार गति और बल को अभिकेंद्री बल कहा गया है। अब आता है केपलर का नियम। प्राचीन काल से ही मनुष्य ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करते आया है। गैलीलियो ने भी यही निरीक्षण किए
लेकिन कुछ समय के पश्चात केपलर नामक वैज्ञानिक ने इस संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया और ग्रहों की गति के कुछ विशिष्ट नियम प्रतिपादित किए। उसके पहले नियमों के पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि दीर्घवृत्ताकार या दीर्घवृत्त का अर्थ क्या होता है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, दीर्घवृत्त दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच में आपको सूर्य जो है वो मध्य में दिखाई दे रहा है। केपलर के पहले नियम के अनुसार ग्रह जो होते हैं, सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के नाभि के चारों ओर परिभ्रमण करते रहते हैं। इसलिए केपलर के पहले नियम को परिभ्रमण का नियम भी कहा जाता है। आकृति में ग्रह की सूर्य के परितः परिभ्रमण की दीर्घवृत्ताकार कक्षा दिखाई दे रही है और सूर्य की स्थिति को S के द्वारा दर्शाया गया है। केपलर का जो दूसरा नियम है वह है क्षेत्रफल का नियम, जिसके अनुसार सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है, SAB का क्षेत्रफल SCD का क्षेत्रफल समान होता है, अर्थात समान समयावधि में इनके द्वारा बिंदु AB के द्वारा और बिंदु CD के द्वारा समान दूरियां तय की गई है, अर्थात ASB तथा CSD यह क्षेत्रफल समान होते हैं। केपलर का जो तीसरा नियम है वह है आवर्तकाल का नियम, और आवर्तकाल को कैपिटल T के द्वारा दर्शाया जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग यानी T का जो वर्ग होता है वह सूर्य से औसत दूरी यानी R के घन के समानुपाती होता है। R जो होता है सूर्य से उसका औसत अंतर होता है, जो कि R के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अर्थात T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। केपलर ने यह नियम केवल नियमित रूप से निरीक्षण करके ग्रहों के स्थानों का मापन करके खोजे थे। अब आता है न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल के द्वारा आकर्षित करता है, और यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ पर दो पिंड आपको M1 और M2 चित्र में दिखाए गए हैं, उस पर लगने वाले बल भी F के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। दोनों पिंडों के बीच की दूरी को स्मॉल d के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दोनों पिंडों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको F के द्वारा दर्शाया गया है, और न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो लगने वाला बल है दोनों पिंडों के बीच वह उनके द्रव्यमान और दूरी के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होते हैं, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन d², अर्थात F बराबर कैपिटल G M1 M2 अपॉन d², जिसमें कैपिटल G एक स्थिरांक है जिसे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी उसके समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, इसलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। अतः इस बल के कारण वस्तु क्षैतिज की लंब दिशा में नीचे की तरफ
गिरती है। धन्यवाद।